हाँ बेटा, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछो। अच्छा, पोजीशन वेक्टर पढ़ चुके हैं हम लोग। पोजीशन वेक्टर हो गया है हमारा। देन हम लोगों ने नल वेक्टर भी डिस्कस कर लिया था कि नल वेक्टर क्या होता है। देन हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सिर्फ इसकी डिस्कस की थी और टाइम खत्म हो गया था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। आज जो हमने करनी है वो इंशाल्लाह एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन करना है। इसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स थोड़ी लेंदी है, इसके लिए हम एक अलग से क्लास अरेंज करेंगे, क्योंकि अगर अभी स्टार्ट की तो वो रह जाएंगी। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करेंगे। आज हम एक और टॉपिक अपना डिस्कस कर लेंगे, रेजोल्यूशन और एंड कॉम्पोजिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई आइडिया है? मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। और नया बेटा, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछो। ओके, आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो आपका क्या है? एसोसिएटिव लॉ। मैथ्स में पढ़ा होगा ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने 9th 10 में। एनी वन ऑफ यू, क्या होता है? आप मुझे वेक्टर के हिसाब से नहीं बताओ, लेकिन मैथ्स में आप लोगों ने एक फॉर्मूला इसका पढ़ा होगा। बेसिकली ये एसोसिएटिव लॉ होता कितने में है? 3 वेक्टर्स में होता है ना? नायाब ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि टीचर, अर्थ अपनी फोर्स हर चीज पे लगाता है तो बैलून क्यों ऊपर रहते हैं? ओके, ऊपर ग्रेविटी की फोर्स नहीं लगती। क्यों उन पे ग्रेविटी की फोर्स नहीं लगती? ओके ओके, हम पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं, आपका हो जाए। अच्छा देखो, हमारे पास सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था ना वो अरिस्टोटल का आया था। किसका आया था? अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट आया था। और अरिस्टोटल ने क्या बात की थी, किसी को पता है? अरिस्टोटल ने ये कहा था कि आपका जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो जमीन की तरफ ज्यादा फास्ट गिरेगा रादर देन कोई भी अगर आपका लाइटर ऑब्जेक्ट है। ये अरिस्टोटल ने हमें ये बात बताई थी। ठीक है, उसने ये किस तरह बताया था कि उसने एग्जाम्पल किसकी कंसिडर की थी? एक फेदर था आपका, जो कोई भी बर्ड वगैरह का पर था, और दूसरा उसने कंसिडर आपके पास किया था, एक स्टोन कंसिडर किया था। ठीक है, तो जो आपका फेदर था ना वो हम अगर छोड़े, एक सेम हाइट दोनों की लेते हैं, तो हम देखेंगे स्टोन फौरन ग्रेविटी पे आके टच करेगा, लेकिन जो फेदर है वो हवा में उड़ जाता है। ठीक है, बैलून का भी यही होगा, हवा में उड़ जाता है। तो हमने यहाँ से ये किया था, एक तो ग्रेविटी की फोर्स उन पे ज्यादा लगती है जो आपके पास, जिनका मास ज्यादा होता है, इसने ये बात बताई थी। तो बैलून का मास ज्यादा होता है। जो भी आपके पास लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस केस में आपके पास क्या होता है कि जो एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट डालना। अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, वो एक ये आपके पास रोड है, गाड़ी इस रोड पे मूव कर रही है, यहाँ पे एक हर्डल सा आया है, ठीक है, ऐसे कोई बम सा आया है, तो यहाँ पे आके गाड़ी रुकेगी और फिर जाएगी। यहाँ पे इसकी क्या होगी? स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या क्रिएट हुआ? ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट। फ्रिक्शन क्या है? रुकावट। ठीक है, तो मेरा बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि जो भी आपके लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनपे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगती है। उनपे क्या लगती है? एयर रेजिस्टेंस ज्यादा एक्ट करती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और ग्रेविटी की डाउन अगर आते भी हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। ठीक है, गॉट इट। एक तो चीज, ये मास, ये जो मास वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये बाद में आपका कॉन्सेप्ट आया था गैलीलियो का। ठीक है, उसने ये मास वाले कॉन्सेप्ट को गलत प्रूव किया था। उसने किस तरह इस मास वाले कॉन्सेप्ट को गलत प्रूव किया था कि वो एक पिज़्ज़ा टावर पे था, उसने स्टोन्स फेंके थे। ठीक है, सेम हाइट से स्टोन्स फेंके थे, एक का मास थोड़ा कम था और दूसरे का मास थोड़ा ज्यादा था, लेकिन दोनों ने जो है अर्थ पे आकर सेम वक्त में जो है आके टकराए थे। तो फिर उस हिसाब से अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट गलत हो गया था, जो उसने कहा था मास का कॉन्सेप्ट। असूलन थे जिस स्टोन का मास ज्यादा था उसको पहले आना चाहिए था। ठीक है, तो फिर यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आया था। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स में ये होता है, एक बंदा अपनी थ्योरी देता है, दूसरे उस पर वर्क करते हैं, उसे गलत प्रूव करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हैं, फिर तीसरा साइंटिस्ट आता है, वो उस पर वर्क करता है और उसकी बात को गलत प्रूव करता है और कुछ न्यू एडिशन लाता है। ठीक है, तो फिर ये चीज कॉन्सेप्ट गलत हो गया था, और ये कॉन्सेप्ट ठीक इस तरह हुआ था कि इसने ये बताया था कि मास पे भी डिपेंडेंट है कि वो किस स्पीड के साथ नीचे जा रहा है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। उसने जो एक्सपेरिमेंट लिया था उसमें उसने एक फेदर लिया था, ठीक है, एक पर लिया था और एक स्टोन लिया था। दोनों की शेप क्या है? टोटली डिफरेंट। लेकिन इस केस में स्टोन वाले में दोनों की शेप सेम है। ठीक है, तो फिर ये एक नया कॉन्सेप्ट आया था, और इसके आगे भी बहुत, फिजिक्स बहुत वास्ट है। ठीक है, लेकिन गुड, आपने क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूछो।
ठीक है, बेशक वो टॉपिक के लिहाज से ना हो, अब ये भी आउट ऑफ टॉपिक था, लेकिन बंदा पूछता है तो सीखता है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। बाकी बच्चों को भी कुछ समझ आया मैंने क्या बोला है या नहीं? मिस ने नायाब ने क्वेश्चन पूछा है तो बस नायाब ही सुने, हम तो नहीं सुनेंगे, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। मेरे बच्चे अच्छे हैं, मुझे पता है ऐसा कोई सीन नहीं। अच्छा, नाउ बैक टू टॉपिक। हमारा कैसे क्या टॉपिक था? एसोसिएटिव लॉ। ओके गुड बेटा, आज मेरी क्लास बहुत एनर्जेटिक है माशाल्लाह। ऐसी एनर्जी मुझे रोज रोज चाहिए। फौरन फटाफट आंसर्स आ रहे हैं आज तो। अच्छा, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? अगर हम मैथ्स में भी देखें तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास तीन वेरिएबल्स के बारे में हमें रिलेशनशिप बताता था। इसमें क्या होगा, इसमें तीन वेक्टर्स के बारे में वो हमें बताएगा। इसके पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, फिर हम इसे प्रैक्टिकली प्रूफ भी करते हैं। ए प्लस बी, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास टोटल तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी, एसोसिएटिव लॉ आपको ये कहता है कि अगर आप पहले a प्लस बी इन दो वेक्टर को ऐड करो और फिर इसमें c वेक्टर ऐड करो तो ये इक्वल आना चाहिए किसके? अगर आप b प्लस सी वेक्टर को पहले ऐड करवा दो और देन इसमें a वेक्टर को ऐड करवाओ। ठीक है, तो ये आपके पास होता है एसोसिएटिव लॉ। अब हम इसे वेक्टर की जबान में समझते हैं। हम वेक्टर की जबान में कैसे समझते हैं, मैं नेक्स्ट पेज कर लूं क्योंकि फिर वो पूरा आएगा नहीं, आप लोगों को समझ नहीं आएगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ओके, हाँ, तो मैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता है ये तीन वेक्टर्स के बारे में, तो मैं तीन वेक्टर्स अपने सपोज कर लेती हूँ। आपकी बुक में थोड़ा अलग वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन होगी, तो घबराना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो बुक खोलोगे तो ऐसे फराफर कर लोगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तीन वेक्टर सपोज किए। मैंने कह दिया कि लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, वेक्टर ए। ठीक है, फिर मैंने कह दिया कि मेरे पास एक और वेक्टर है, वेक्टर बी, जो इस डायरेक्शन में है, और मैंने एक और वेक्टर कंसिडर कर लिया, वेक्टर सी। ये तीन वेक्टर्स मैंने कंसीडर कर लिया। अब मैं एक दफा स्टेटमेंट यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड आपकी थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड कंसीडर करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ने मुझे क्या कहा कि अगर मैं पहले किसको ऐड करवाऊं, a प्लस बी को ऐड करवाऊं, मतलब मुझे पहले इसको ऐड करवाना है और देन इसमें ऐड करवाना है। और मुझे पता है एडिशन किस तरह होती है, हेड टू टेल रूल, है ना? इसके हेड के साथ क्या होगी, इसकी टेल ज्वाइन होगी। तो सिंपली ये आ गया मेरे पास वेक्टर a, और मैंने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इसके हेड के साथ b की टेल को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब दो वेक्टर्स हो गया। मैं अभी मैं तीसरा वेक्टर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है, हम पीछे ये देखते आ चुके हैं कि जब भी हमारे पास टू वेक्टर्स होता है तो तब उसका क्या निकलता है, रिजल्टेंट निकलता है। तो अभी मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, और हम ये पहले देख चुके हैं कि रिजल्टेंट कैसे होता है कि आपका जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसकी टेल से वो स्टार्ट होता है, और जो आपके पास लास्ट वेक्टर हो है उसके हेड तक जाता है। ठीक है, यही होता है आपके पास रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट को मैंने कह दिया कि ये क्या होता है, a प्लस बी का सम आएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? सिंपली मैंने एक वेक्टर लिया a और दूसरा वेक्टर लिया b और उसका मैंने रिजल्टेंट निकाल दिया। अब मुझे इस रिजल्टेंट में, ठीक है, a प्लस बी के, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस b के आगे ज्वाइन कर देती, अपना कोई रिजल्टेंट डिफाइन नहीं करती, तो वो हो जाता है कि b में एडिशन हो रही है c की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सी वेक्टर है, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसका ये मतलब हुआ कि बी में मैं वेक्टर सी को ऐड कर रही हूँ। लेकिन फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है, मुझे a प्लस बी में c को ऐड करना है, तो a प्लस बी में ऐड करने के लिए मुझे उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। उस रिजल्टेंट में मैं फिर c को ऐड करूंगी। ठीक है, अब आपने सिर्फ कंसीडर क्या करना है, इस रिजल्टेंट को कंसीडर करना है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब बताओ मुझे c क्या है, इसके बाद है ना, c a प्लस बी के बाद है, तो आपको हेड से अपना वेक्टर निकालना होगा। किससे निकालना होगा, हेड से वेक्टर निकालना होगा। जब आप इस केस में कंसीडर करोगे ना, तो ए आपके पास स्टार्टिंग में है ना इस वेक्टर के, तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको इसके टेल से वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? सही, आपके पास ये ए और बी आ गया, इसके रिजल्टेंट में आपने सी वेक्टर को ऐड कर दिया, और अब हम इसका भी रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट कहाँ पे ड्रॉ होगा? अब रिजल्टेंट आपके पास एक पॉइंट ये हो गया और लास्ट पॉइंट आपके पास ये वाला हो गया, तो सिंपली इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में यही होता है ना, लास्ट वेक्टर के हेड से उसका हेड ज्वाइन होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैंने ड्रॉ की तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करती हूँ अपनी राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में पहले मुझे b प्लस सी को ऐड करना है, तो b इस डायरेक्शन में है, मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना
बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मुझे बी वेक्टर में क्या ड्रॉ करना है, मुझे बी वेक्टर में सी वेक्टर ड्रॉ करना है और सी नीचे की तरफ है, ठीक है। ये मैंने अपना सी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है सॉरी, अब मुझे क्या करना है, अभी मुझे इनका दोबारा से रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट कैसे होगा, फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा वहां से आपका वेक्टर स्टार्ट होगा और जो लास्ट वेक्टर के हेड से इसका हेड कंसाइड करेगा, ठीक है। ऐसे ही ड्रॉ होगा। और ये आपके पास मैंने ड्रॉ कर दिया कि ये क्या है, बी प्लस सी। यहाँ तक कोई मसला, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला एक पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। अब मुझे ये पता करना है कि मैंने अपने ए वेक्टर को कहाँ पे लगाना है। हमने क्या कहा था, क्योंकि ये यहाँ पे स्टार्टिंग में है तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी टेल से सी वेक्टर निकलेगा। यही बात हमने कही थी। यहाँ पे ये बाद में इसमें ऐड हो रहा है तो हमने हेड कंसीडर किया था अपने रिजल्टेंट का, लेकिन यहाँ पे ए आपके पास पहले आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपको उसकी हेड कंसीडर करनी होगी। और मैंने ये सी वेक्टर कर दिया। अब मैं इन दोनों पॉइंट का रिजल्टेंट ड्रॉ करूंगी कि तो रिजल्टेंट मेरे पास ऐसे ही बनेगा। तो क्या मेरे पास ये वाला रिजल्टेंट और ये वाला रिजल्टेंट सेम आ गया, दोनों साइड्स प्रूव हो गई। हालांकि ये फिगर टोटली डिफरेंट है, ठीक है। ये फिगर डिफरेंट है कि नहीं है, डिफरेंट है ना। यहाँ पे आपके पास ए वेक्टर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये वेक्टर्स डिफरेंट हैं लेकिन इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है आपके पास, सेम, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये चीज एसोसिएटिव लॉ जो आपका था ये हमने प्रूव कर लिया। हमारे पास जो वेक्टर है वो दो ही लॉज को जो है फॉलो करता है, एक कम्यूटेटिव लॉ जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था और एक है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसके बाद इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो थोड़ी लेंदी है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ताकि हमारे पास सिर्फ हम उसी टॉपिक को कंसीडर कर पाए। अभी ये डिस्कस किया है, फिर वो करेंगे तो वो आधी एक एग्जांपल भी आधी होगी, ठीक है। इसलिए जो आज हम लोग अपना एग्जांपल्स के बाद आप लोगों का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इसकी डेरिवेशन आती है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो है आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगर मैं इसको करूँ ना तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो बेसिकली होती है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है। अब रिजॉल्व करना यही होता है, तोड़ना, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि वेक्टर को अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, हमने ये फिजिक्स की लैंग्वेज में तो पढ़ लिया। अब हम थोड़ा ना अपना आ जाते हैं स्टूडेंट लेवल पे। अब मैं आपको बताती हूँ ये बोलना क्या चाह रहे हैं। ये बेसिकली इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है एफ, ठीक है। मैंने इसे क्या कह दिया, मेरे पास है वेक्टर एफ और वो सिर्फ ऐसे ही है, सिर्फ इसकी और कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये वेक्टर सिर्फ क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। यही पता कर रहा है ना कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। कार अगर जा रही है सीधे रोड पे तो वो कार ऐसे मूव करती जा रही है। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि कार किस एक्सिस में जा रही है, एक्स एक्सिस में जा रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो इस वेक्टर को देख के मुझे यही पता लगा कि ये एक वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। हॉरिजॉन्टल हमारे पास जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, तो हॉरिजॉन्टली कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा ये वाला एफ वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है इससे वर्टिकल, ठीक है। इससे मुझे ये पता लगा जो आपका वेक्टर है वो वाई एक्सिस पे जा रहा है, वो वर्टिकली मूव कर रहा है। यही कर रहा है ना, एरोप्लेन वगैरह जब लैंड ऑफ करते हैं, लैंड ऑफ करें या ऊपर जाएं तो वो क्या कर रहे होते हैं, वर्टिकली मूव कर रहे होते हैं। तो वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, वाई एक्सिस में जा रहे होते हैं। ये दो केसेस हो गए। इस केसेस में क्या कोई वाई एक्सिस था, इसमें कोई वाई एक्सिस नहीं था, ठीक है। इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, सिर्फ एक एक्सिस इन्वॉल्व थी। क्या इसमें एक्स एक्सिस था, इसमें एक्स एक्सिस नहीं था, एक्स एक्सिस जीरो था, ठीक है, क्योंकि बॉडी सिर्फ वर्टिकल मूव करी थी। लेकिन अब मेरे पास एक और केस है जिसमें मैं कहती हूँ आपका वेक्टर ऐसे है, एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है। अब इस केस में क्या करें, इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। इस वेक्टर को आप क्या करोगे,
इसको बताना, क्योंकि अब मुझे ये नहीं पता, ये वेक्टर मैंने कह दिया कि ये एक्स वाई डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे ये नहीं पता ये एक्स वाई डायरेक्शन में कितना जा रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में कितना जा रहा है और ये वाई डायरेक्शन में कितना जा रहा है। तो ये फाइंड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, अपने वेक्टर को रिजॉल्व। ठीक है, समझ आई हम क्यों रिजॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन। सॉरी, अच्छा अब हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं कि हम अपने कंपोनेंट को किस तरह रिजॉल्व करते हैं। इसकी बच्चों आपके पास डेरिवेशन भी आ सकती है, ठीक है, तो गौर से समझना है। मैं कंसीडर कर लेती हूँ आपके जो आई गेस बुक में है ना, उसमें ए वेक्टर कंसीडर किया गया है, तो उसकी एक्सिस क्या हो जाएंगी, ए एक्स और ए वाई। ठीक है, लेकिन हम एफ ही को लेके चलते हैं, हमारा मकसद तो कॉन्सेप्ट बिठाना है ना। चलो, ये मैंने कंसीडर कर दिया कि मेरे पास वेक्टर है एफ जो एक्स डायरेक्शन में भी है और जो वाई एक्सिस में भी है। ठीक है, अब मुझे इसे रिजॉल्व करना है, तो मैं इसे रिजॉल्व कैसे करती हूँ, इसका पॉइंट एक यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, इसका पॉइंट मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या कह दिया कि एक्स एक्सिस में ये इतना मूव कर रहा है, ये मुझे यही बता रहा है ना, और इसको मैंने कह दिया कि ये आपके पास लेट सपोज वेक्टर है एफ एक्स, और वर्टिकली में ये जितना मूव कर रहा है मैंने इसे कह दिया कि लेट सपोज ये वेक्टर क्या है, एफ वाई। तो ये आपको एक क्या मिल गया, एक ट्राइएंगल मिल गया। मैथ्स में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, वो अप्लाई होगा इसमें। हमने क्या किया इसमें, सिंपली मैं साथ साथ लिख भी देती हूँ ताकि मेरे बच्चों को और क्लियर हो जाए। कंसिडर एफ वेक्टर, मैंने क्या किया, एक एफ वेक्टर लिया विच मेक्स एंगल, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा, मैंने कह दिया विच मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ भी बना रहा है, सो एंड वाई एक्सिस के साथ भी बना रहा है। ठीक है, सो इट इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। अभी मैं बता देती हूँ, घबराए नहीं, ये क्या लिख रही है मिस, टू कंपोनेंट, नंबर 1 और नंबर 2, ये वही चीजें हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं। परपेंडिकुलर, पर पैरेलल कौन सा होगा, एफ एक्स, और एफ वाई आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या लिखा है मैंने, मैंने सिंपल आपको ये लिखा है कि मेरे पास एक वेक्टर है एफ जो एक्स डायरेक्शन में भी है वाई डायरेक्शन में भी, और वो एक एंगल थीटा बना रहा है। अब मुझे पता लग गया कि मेरा वेक्टर एक्स डायरेक्शन में भी है वाई डायरेक्शन में भी है, तो मेरे माइंड में सबसे पहले क्या बात आई, क्या बात क्लिक की कि मुझे इसको रिजॉल्व करना है अपने कॉम्पोनेंट्स में। तो मैंने इसे दो कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, एक पैरेलल में जो आपके पास एफ एक्स है, और एक परपेंडिकुलर जो आपके पास एफ वाई है। गॉट इट। अब सिंपली मुझे इसमें सिंपली क्या लगाना होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग। मुझे पता है कि ये जो आपकी परपेंडिकुलर वाली साइड होती है ये क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और जिसके साथ ये 90 डिग्री बन रहा होता है ये आपके पास बेस होती है, और ये आपके पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मुझे कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना है तो इनका क्या फॉर्मूलाज होते हैं, एक स्टेटमेंट पड़ी होगी याद करने के लिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कुछ इस तरह करके, है ना। तो वो क्या थी आपके पास, some people have, यही याद की होगी याद करने के लिए, जब हम आपके लेवल में थे हमने तो इसी तरह याद की थी। some people have curly brown hair with proper brush, कुछ इस तरह थी, ब्राउन हेयर, तो कर्ली सी हो गया, ब्राउन हेयर हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि बी और एच, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह सम पीपल हैव, एस हो गया साइन का, ये किस किस के बीच में रिलेशन होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, है ना, यही होगा हमारे पास। ओके, अब मुझे बताओ बच्चों कि मेरे पास बेस कौन सी है, मेरे पास बेस यहाँ पे क्या है, एफ एक्स, तो मैं बेस की जगह एफ एक्स लिख लूं। मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ वेक्टर, मैं एफ लिख लूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा। अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, एफ यहाँ पे जाके मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही होगी, एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब इसमें पुट करो, आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई है, मैंने परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया एफ वाई। हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ है, मैंने एफ लिख दिया। इनके ऊपर ना ये भी रखना क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। ओके, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। इसी तरह मैं एफ वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एफ साइन थीटा।
दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास। अब देखते हैं कि आगे हमें इसे कैसे ड्राइव करना है। मैं ये इक्वेशंस दोबारा एक दफा लिख देती हूँ क्योंकि अब यही इक्वेशंस आगे यूज होगी। सिर्फ ये डायग्राम और फिगर करने का ये था कि ये दो आप जो है इक्वेशंस ड्राइव कर लो। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 मैंने कह दिया इसे, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको ना निकालना पता है क्या है, इसमें निकालनी है आपको एफ की वैल्यू है। ठीक है, इसको अब हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना होगा, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन की दोनों की स्क्वायरिंग करनी होगी और इनको ऐड करना होगा और आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अगर अपनी फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कॉस इज इक्वल टू सॉरी एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन को करूं तो आ जाएगा एफ वाई का स्क्वायर एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या कहा, इन दोनों को ऐड करवा दो, इन दोनों को ऐड करवाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही आ जाएगा ना। मैथ्स में एक ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास में थी, पढ़ी होगी, जिसमें आपने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब मैं क्या अपनी इस बार इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और इसमें से मैंने क्या ले लिया, एफ स्क्वायर को कॉमन, क्या बच जाएगा मेरे पास, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ये एफ कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी यहाँ पे रख दो, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर। ठीक है, मुझे सिर्फ एफ की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एफ की वैल्यू आपके पास बच जाएगी एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया एफ का मैग्नीट्यूड, ये क्या है, एफ का, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, डायरेक्शन मींस थीटा, एंगल निकालना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 थी उनको डिवाइड करना है। क्या थी इक्वेशन 1, मैं एक दफा फिर से लिख देती हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी इक्वेशन 2 को डिवाइड करवाना है इक्वेशन 1 से, तो ये आपके पास हो जाएगा एफ साइन थीटा और इक्वल है एफ वाई के, इसको डिवाइड करवा दो इक्वेशन 1 से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स, यही आ जाएगा ना, यहाँ पे एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा। एक और ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, तो मैं इसके जगह क्या लिख सकती हूँ, टेन थीटा, तो मैंने लिख दिया इसकी जगह टेन थीटा। एफ वाई ओवर एफ एक्स, मुझे डायरेक्शन निकालनी है और डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है, थीटा, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये दो रिलेशनशिप आपके आते हैं जब आप अपने वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हो। मैं आप लोगों के माइक्स खोल रही हूँ बच्चों, कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछो। एक दफा हम बुक में भी देख लेते हैं, मैंने आप लोगों के माइक्स खोल दिए हैं, आप लोगों को कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछो। जी, तो हमने ये वाला टॉपिक देखा, यहाँ पे आपका जो टॉपिक था ये आपका ए वेक्टर कंसीडर किया गया है, ये आपका कौन सा वेक्टर कंसीडर यहाँ पे ए किया गया है, हम लोगों ने जितनी की है वो एफ से की हुई है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, ये है, आप लोग एक दफा देख लीजिएगा, यही रिजल्ट आया था हमारा भी, हमारा क्या आया था, एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, यही आया था। और थीटा क्या आया था, थीटा इज इक्वल्स टू टेन ऑफ इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, क्योंकि हमने एफ कंसीडर किया था तो उसके जो कंपोनेंट्स थे एफ एक्स और एफ वाई थे, इन्होंने ए कंसीडर किया है तो इनके जो कंपोनेंट है वो ए एक्स और ए वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दफा देख लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपने किस किस तरह करना है। ठीक है, तो ये आप एक दफा देख लीजिएगा। अब हम इंशाल्लाह एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे और जो हमारी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स रह गई हैं वो देखेंगे। ठीक है बेटा, आप लोगों के माइक खुले हुए हैं, आप लोगों ने कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ दो, वरना मैं फिर क्लास एंड कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम हो गया है। नो क्वेरीज, ओके गुड। चलो बच्चों, इसी तरह एनर्जी दिखानी है अपनी बाकी क्लासेस में भी।
ठीक है। और अटेंडेंस मैं फिर सोच रही हूँ आप लोगों की अटेंडेंस भी लूँ, क्योंकि किसी दिन कम बच्चे आते हैं, किसी दिन ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलो सही, अल्लाह हाफिज।